हमारे साथ एसवाई कुरैशी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरैशी साहब से हमको कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। सर, हर बार हम लोग इस तरीके की बातचीत करते हैं, हर चुनाव के बाद में चुनाव आयोग या ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर आमतौर पर यह माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी हारती है तो सवाल उठाती है, नहीं हारती है तो नहीं उठती है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से सवाल चुनाव कंडक्ट कर रहा है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो आपने भी देखे होंगे, वो सही है या ये बेतुकी बातें हैं, हारने के बाद ये उठाए जा रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये ईवीएम के बारे में जो सवाल उठाए जाते हैं, ये हमेशा से पिछले 20-25 साल से तो हम ही देख रहे हैं। हर बार उठाए जाते हैं और हर पार्टी ने उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा उठाया था 2009 में, किताब तक लिख डाली थी। लेकिन अब जब बार बार इसका जिक्र हो चुका, कई बार हैकाथॉन ऑर्डर किए गए, किसी ने नहीं चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बैलेट पेपर पे जाने का कोई सवाल नहीं। तो इसके ऊपर से इस पे डिबेट खत्म होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो चल रहा है सब कुछ ठीक है। बिकॉज अब वीवीपैट के बारे में एक डिबेट शुरू हुई थी कि कितने मशीनों की पर्चियां गिननी चाहिए, वो उसको क्लिंच करना अभी बाकी है। और उसके ऊपर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है। और ये जो फिगर्स टैली नहीं हो रही हैं, ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक हुआ है। रिसेंटली 2009 में पहली बार, 19 में पहली बार आया था और अब फिर आ गया। अब तो और ज्यादा इसके ऊपर जवाब आना बाकी है। तो ये दो चीजें मैं समझता हूँ, इस पर फोकस करना चाहिए। और इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी, उसमें बेईमानी की गुंजाइश हो सकती है, उस पर फोकस करें, बजाय ईवीएम की बात करके दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। ओके सर, मुझे दो चीजें आपसे पूछनी है, क्योंकि आप खुद इलेक्शन कमीशन चला चुके हैं, इसके लिए मुझे इस बारे में पूछना बहुत जरूरी है। नंबर एक, पहला सवाल खास करके यहां पर उठता है कि जब पोलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद विपक्ष का कहना है कि भाई इतना समय क्यों लगता है आखिरी फिगर आने के लिए। इस बार भी 2 दिन के बाद फाइनल फिगर दिया गया और उनका कहना है कि जो प्रोजेक्टेड फिगर होता है शाम को 5 बजे या 6 बजे दिया हुआ, उससे 7 से 8% ज्यादा फिगर ये 2 दिन के बाद, पिछली बार तो 11 दिन लगे थे लोकसभा चुनाव के समय पे, उससे ज्यादा वोटिंग निकल के आ जाता है। ये कहां से हो रहा है? क्या सचमुच में इतना समय लगना चाहिए? क्या यह प्रोसेस जल्दी की जा सकती है? महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त है, वो कह रहे थे कि 1 लाख पोलिंग बूथ थे, वहां से पूरा डेटा आने में समय तो लगेगा, कई जगह से प्रॉपर डेटा मिलने में समय तो लगता है, तो इसके लिए इतना समय तो लगना ही चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो मुझे इसमें हैरानी है कि इस इतने सीरियस इशू पे, जिसपे पूरे नेशन में एक हंगामा हुआ है, उस पे इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? जरूर कुछ ना कुछ फैक्ट्स होंगे इलेक्शन कमीशन के पास जो इसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन उन एक्सप्लेन करें वो। लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, हम उनको बताएं कि भाई ये वजह है। और जब मेरी, जहां तक आपने राय पूछी, कि मेरी राय में इतनी देर होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे वक्त में भी इलेक्शन होते थे, कभी क्वेश्चन नहीं उठा, कभी जो क्वेश्चन उठा, क्योंकि जो ये जो जिस डेटा की बात हो रही है, एक्चुअली ये रियल टाइम डेटा है। ये उसी दिन जनरेट होके उसी दिन रिलीज भी होता है। अब फॉर्म 17C का नाम आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा। फॉर्म 17C क्या है कि पोल के दिन आखिरी वक्त में जब पोल खत्म हो जाता है, तो उस वक्त दिन की सारी इवेंट्स की समरी, कितने कैंडिडेट थे, कुल कितने वोट थे, ये थे वो थे, वो सारा 17C पे भर के, और जो एजेंट पॉलिटिकल पार्टी के बैठे थे उनसे साइन करा के, और पोलिंग ऑफिसर उसको साइन करके उनको देता है। यानी रियल टाइम में ये लोगों से शेयर हो जाता है। तो ये डेटा सिर्फ इसमें पहले दिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश तो होती है कि जब इलेक्शन खत्म होने का टाइम, अगर वो 5:30 है या 6 है, जो भी आजकल के, उस वक्त भी फिगर अनाउंस होती है। और साथ साथ ये कह दिया जाता है, हम भी कहते थे कि ये फिगर फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग लाइनों में खड़े हैं। 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक ये लाइन में रहेंगे, जब तक आखिरी आदमी नहीं वोट करेगा। तो उसके बाद थोड़ी सी फिगर बदल जाएगी। तो वो फिगर जो होती है वो सिर्फ 1-1.5% बढ़ती ही है। और ये हमें, लेकिन उसके बाद सारे उसके टोटल तीसरे दिन और 5वें दिन और 10वें दिन, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता। और इसको जवाब देना जिसको चाहिए, वो चुप क्यों है? ये चुप्पी उसका राइट नहीं है, आखिर में ये सर, उसको जवाब देना चाहिए। आखिर में सर, इलेक्टोरल रोल्स को लेकर आपने बात कही है, मुझे संक्षेप में आपसे यह जानना है कि इलेक्टोरल रोल्स को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, वो आपके जमाने में भी उठते थे, कई लोग बोलते थे कि भाई नाम हटा दिए, नाम डाल दिए,
इस पर ट्रांसपेरेंसी कहां से ला सकती है, क्योंकि विपक्ष तो अब मानने को ही तैयार नहीं है। हर बार सवाल उठता है कि भाई इलेक्टोरल रोल में नए नाम जोड़ दिए गए और वहीं पर हम लोग हार गए करके। नहीं, देखिए, इलेक्टोरल रोल तो हमेशा एक फ्लूइड डॉक्यूमेंट होती है, वो किसी वक्त भी फाइनल नहीं हो सकती। अदालतों ने भी कहा है कि ये फिगर तो चलती रहती है। लेकिन आप, टू बी फेयर टू द इलेक्शन कमीशन 6 महीने पहले से ये एडवर्टाइज करना शुरू करता है, लाखों रुपए खर्च करता है कि प्लीज चेक योर रोल, प्लीज चेक योर रोल, मेहरबानी से अपने रोल को चेक कर लीजिए कि कहीं नाम मिसिंग या उसमें गलती तो नहीं है। उसके बावजूद लोग पढ़ते हैं और देखते नहीं है, और बाद में जब पोल डे पे वहां पहुंचते हैं और नाम किसी भी वजह से कटा हुआ हो तो उसके बाद फिर वो शोर मचाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब इलेक्शन कमीशन खुद ही आपको चेतावनी दे रही है कि चेक करो, तो चेक करने का मैकेनिज्म, चलो इंडिविजुअल्स हो सकता है ना चेक करें, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती रहती हैं, इनके वॉलंटियर्स और वर्कर क्यों नहीं चेक कर करके बता देंगे नाम मिसिंग है। नाम मिसिंग होने का कोई भी कारण हो सकता है कि गलती से, कंप्यूटर एरर से या बेईमानी से किसी की वजह से हो, उसी के को ठीक करने के लिए तो कमीशन कहती है कि चेक योर रोल। तो चेक क्यों नहीं करते? इसके ऊपर आपको भी मैं कहूंगा कि अभियान चलाइए कि लोगों को इलेक्टोरल चेक करने की आदत पड़ जाए, क्योंकि गलती होने की कई वजूहत हो सकती है और उसका समाधान कर, जब तक टाइम है जब तक आप उसको करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए, क्या आपको लगता है? क्या आखिर में सर संक्षेप में बैलेट पेपर पर जाना चाहिए जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बाद? तो सवाल ही नहीं, वो तो हम वो वापस हिस्ट्री में वापस जाएं। हमने ईवीएम में क्या इंप्रूवमेंट हुई है। उसके बाद जब ये बीजेपी का मैंने बताया 2009 में, तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। चंद्रबाबू नायडू तो टेक्नोलॉजी के आइकॉन है, वो उसको लीड कर रहे थे। हमने पूछा कि भाई क्या खराबी है, उन्होंने साफ कहा कि भाई देखो, हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम से इलेक्शन रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं या आगे हो सकते हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी कि जब आप बटन दबाते हैं तो वोट मशीन में गया तो ठीक जगह गया कि नहीं गया। हमने कहा सोल्यूशन बताइए, उन्होंने कहा वीवीपैट। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने उसी दिन उसी मीटिंग में फैसला कर लिया कि वीवीपैट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कि भाई आप ऑपोजिशन की बात तो सुने और उनकी जो रीजनेबल लगे उसको फौरन एक्सेप्ट करें, न हो तो आप उनको समझाएं। मैं समझता हूँ दोनों पार्टी रीजनेबल है और बातचीत से सब कुछ निपट सकता है। उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी में बातचीत से देख, क्या तो वीवीपैट का पूरा काउंटिंग होना चाहिए क्या अभी? क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, सिर्फ 5 या 10% रैंडमली वीवीपैट को देखा जाता है और इलेक्शन कमीशन कहती है कि भाई अगर ठीक है तो ठीक है। तो इस पर सॉल्यूशन क्या है कि पूरा का पूरा वीवीपैट काउंटिंग भी अलग से हो एक बार, वंस फॉर ऑल? इस पे मेरे दो बातें हैं। मैं एक तो ये कि अगर जितना अब इसके ऊपर डाउट हो गया और पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे हिंदुस्तानियों को शक होने लगे, तो एक बार 100% भी काउंट कर दें, ये इलेक्शन कमीशन चैलेंज करके कि भाई हम तुम्हारे लिए 100% एक बार कर रहे हैं, इसके बाद मुंह न खोलना, इसके बाद किसी किस्म के शक व शुबा जाहिर करके देश में अनसर्टेनिटी न क्रिएट करना। तो एक दफा करना भी पड़े, 10-12 घंटे 24 घंटे भी लगेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 2-2 महीने जनता, पूरी देश इंतजार करता है नतीजों का, एक दिन और कर लेगा। लेकिन मेरे पास इसका एक सस्ता इलाज भी है, और वो सस्ता इलाज है कि आप 5 मशीनें भी ना गिनो, सिर्फ 4 गिनो, और वो लेकिन वो रैंडमली पिक्ड अप ना हो। वो जो है जो टॉप 2 रनर्स अप है जिनके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, उनसे कहिए कि जिन मशीनों पे आपको शक है वो बता दीजिए, हम वो गिन देंगे। अभी जब आप जैसे क्रिकेट पूरा देश देखता है, अब 2 अपीलें जो अलाउड है वो अगर हो जाएगी जी 5% एलबीडब्ल्यू डिसीजन रैंडमली पिकअप होकर ऊपर जाएंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। जिनके ऊपर शक है वही तो ऊपर जाते हैं थर्ड अंपायर को। इसी तरह सिर्फ 4 मशीनें 2-2 दे दीजिए टॉप 2 कैंडिडेट्स को, क्योंकि उन्हीं का वो अफेक्टेड पार्टीज हैं, कि भाई जिस मशीन पे आपको शक है वो हम गिनेंगे, बजाय रैंडमली गिनेंगे। वहां पे ये ना कह दिया जाए कि जी सुप्रीम कोर्ट ने रैंडम कहा था। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट से जाके इलेक्शन खुद ही जाके कहेगी कि हम रैंडम के बजाय हम पर्पसिवली करेंगे, कंप्लेन के बेसिस पे करेंगे, तो क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप देखिएगा। चलिए, धन्यवाद सर। एसवाई कुरैशी जी हमको बता रहे थे कि किस तरीके से बातचीत से मामला तो हल हो सकता है, डेमोक्रेसी का मामला है, अगर किसी को आशंका है तो करवा दीजिएगा। 2009 में आपको याद होगा शर्मा जी की आपकी पार्टी ने
खुद ही इस पर सवाल उठाए हुए थे। मुझे तो किताब का नाम भी याद है जो जीवीएल नरसिम्हा ने लिखा हुआ था। उनका यह कहना था कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये किताब अभी भी अमेजोन पे अवेलेबल है, कोई चाहे तो जाके खरीद सकता है। यही मुद्दे लेकर कांग्रेस आपके सामने खड़ी हो रही है। नहीं, अभी साहिल जी, कुरैशी साहब ने बड़ी स्पष्टता से इसका उत्तर दिया। उन्होंने स्वयं 2009 की घटना का जिक्र किया कि चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में यह डेलीगेशन आया था। उन्होंने कहा उसी के कारण से वीवीपैट आया, हमारे कारण से आया है सर। उसमें ट्रांसपेरेंसी, हमने जो प्रश्न उठाए उसमें चुनाव सुधार हुए, इसके बाद लगातार सुधार हुए हैं उसमें। तो हमने जो प्रश्न उठाए तो जायज था और ट्रांसपेरेंसी के लिए उठाया था हमने, तो किया चुनाव आयोग ने, तो हम गलत कहां थे? हमारा प्रश्न सही था। लेकिन मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूं कि आज जिस जंग से झूठा आरोप लगा रहे हैं, अभी कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही, हर बूथ के अंदर जब चुनाव कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये जो है फार्म 18 रूल 83 के 86 का ये भरा जाता है। ये फार्म 18 जो भरा जाता है, इसमें जितने एजेंट होते हैं सब साइन करते हैं। साइन करने के बाद सील पैक होता है, इसके बाद ये काउंटिंग उसमें फॉर्म 17C। आप सुनिए, अरे सर फार्म 17C। अब ये क्या होता है, ये जाने के बाद जब ये काउंटिंग चालू होती है तो ये फार्म के आधार पर ही वहां पर काउंटिंग होगी। अब वो तो ठीक है ना, लेकिन कुरैशी तो ये भी कह रहे हैं ना, पड़ जाए तो स्थिति वहां बंद हो जाए। लेकिन सुनिए मेरी बात। चलिए सप्रा जी जवाब दे दीजिएगा, मुझे अमिताभ तिवारी जी के पास भी जाना है। सप्रा जी जवाब दे दीजिए संक्षेप में। एक बात पहली बात 17C की बात आई है यहाँ पे। इनके नहीं एक मिनट में नहीं एक बात तो कहने दीजिए साहिल साहब, इतना टाइम हमें भी तो दीजिए। बोलो इतना तो बोलिए। ईवीएम के ऊपर देखिए, चलिए 20 सेकंड है मेरे पास में। शर्मा जी 20 सेकंड, उसके बाद सप्रा जी 20 सेकंड। चलिए। हाँ, एक कार्तिक चिदम्बरम हो या पी चिदम्बरम, अभी कल ही आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये पी चिदम्बरम कह रहे हैं, कार्तिक चिदम्बरम इनके सांसद हैं बकायदा जो है। सप्रा जी चलिए 20 सेकंड आपके पास उन्होंने ये हो गया। शर्मा जी वो दिया। सप्रा जी चलिए जल्दी, मुझे अमिताभ तिवारी और ये सब संगीत रागी के पास भी जाना है। बोलिए। झूठा आदमी। पहली बात इनको ठीक है शर्मा जी अपना बंद करे तब ना मैं बोलूं। सप्रा जी चलिए शुरुआत करिए आप। साहिल जी देखिए, ऐसे 17C फॉर्म का इन्होंने 17C फॉर्म का जिक्र किया, जिसको ये 18 बोल रहे थे वो 17C फॉर्म है। अब हमारे पास में उदाहरण है कि 17C फॉर्म में जो फिगर है और जो काउंटिंग के समय में जो फिगर आया था वो दोनों में फर्क है। यही तो हम दिखाना चाहते हैं इलेक्शन कमिशन को, इसलिए हमने चिट्ठी लिखा है। और अरे भाई, तो वो होगा ना, पोस्टल बैलेट का फिगर नहीं होता है 17C में। वो उन्होंने एक मिनट नहीं, पोस्टल बैलेट की नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास में प्रूफ है ना, हम आपको नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन को देंगे ना। साहिल भाई सुनिए मेरी बात। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि वीवीपैट का अगर 100% होता है तो वो हो जाने दो 100% काउंटिंग, उन्होंने ये कहा। और अमिताभ तिवारी उन्होंने कहा, तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है। चलिए अमिताभ तिवारी सीएसडीएस का सर्वे आया था 2024 में के पहले। आवाज तो निकालनी चाहिए। सीएसडीएस के सर्वे में दिखा दिया कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो क्या वंस फॉर ऑल इलेक्शन कमीशन को सामने आकर ये बातें साफ कर देनी चाहिए? कहीं ना कहीं बार बार हर चुनाव में ये मामले उठते हैं। वंस फॉर ऑल, जिस तरीके से कुरैशी भी कह रहे थे कि भाई जवाब देना आपका कर्तव्य है, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और खत्म करिए। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, अभी हो नहीं रही है। इसका असर पड़ेगा क्या कहीं ना कहीं? जी हाँ, क्योंकि देखिए इलेक्शन जो है काफी सैक्रोसैंट प्रोसेस है और भारत का इलेक्शन सिस्टम जो है वो पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा होती है, ये जाना जाता है। तो अगर बाय लेटर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशंस किया है, सही है गलत है, उन्होंने बाय लेटर यानी ऑफिशियली और पब्लिक में रिलीज कर दिया है वो लेटर। तो इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं रोल बनता है कि वो भी धीरे धीरे एक एक ट्वीट करके अलग अलग बातों का जवाब देने की बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातों को एक साथ रख दें और ये सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दें। लार्जली डाउट्स हैं ये। जैसे अगर आप भी उस दिन स्टूडियो में थे, आप एक सर्वे का जिक्र कर रहे हैं साहिल भाई, 10 बजे के प्रोग्राम में जब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आए, उन्होंने अपनी हार कंसीड कर ली, आपको ध्यान होगा। जबकि हरियाणा के चुनाव में 1:30-2 बजे तक उन लोगों ने हार कंसीड नहीं करी थी। इसका मतलब उनके पास भी ये सर्वे
नंबर 1। नंबर 2, टर्न आउट जो है 58 से 66 हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेरे ये भी पास 2019 में भी मेरे पास 1 मिनट बाकी है। तिवारी जी माफ करिएगा, एसवाई कुरैशी आ गए, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाया आपसे, लेकिन संगीत रागी जी आखिर में आपसे भी ये पूछना है कि भाई कोई भी पार्टी आए, देखिए पहले बीजेपी उठाती थी, अब कांग्रेस उठा रही है। चंद्रबाबू नायडू का जिक्र हुआ 2018 में, चंद्रबाबू नायडू ने भी एक मोर्चा खोल लिया था कि ईवीएम बंद करिए। अब जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका कुछ तो सोल्यूशन आपको लगता है ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर विश्वास लगना चाहिए, सरकार को भी उसमें अगुवाई करनी पड़ेगी, नहीं लगता आपको? साहिल, सबसे पहले तो मैं अपना रिजेंटमेंट व्यक्त करूंगा, ये आप अपने गेस्ट के साथ अन्याय करते हैं। 19 मिनट तक आपने कांग्रेस से माफ करिए, प्रवचन सॉरी। करवाया और लास्ट मिनट में आप 30 सेकंड्स के लिए आप बोलते हैं। कल भी आप नहीं भाई, ये गलत है, मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा था सर, प्रवचन नहीं करवाया। बिल्कुल गलत है। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने सवाल पूछा उनसे, आप सवाल बिल्कुल पूछ देख गलत है। लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, आप मोनोलॉग आपने कांग्रेस पार्टी से करवाया है, आप दूसरे लोगों को सुनने गलत का है, आपको गलत है वक्त सर। ही नहीं आप देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं, मैं नहीं गलत नहीं, हूं, गलत है। आप गलत हैं। आप दूसरों को चलिए, समय बोलिए, देते नहीं है और बोलिए, फिर बोलिए, कहते हैं कि खत्म नहीं, करिए। मोनोलॉग मत कराइए, बिल्कुल नहीं है कीजिएगा। जो पार्टी फेक इलेक्शन करवा करके जीतती थी, नेहरू के समय से फेक इलेक्शन करवा करके जीतती रही थी, वो पार्टी आज नैतिकता का सवाल उठाती है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ था ना। कहा जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के एजेंट हैं। उससे पहले आपने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट की अपनी मनमानी है क्या? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोविजन किया है क्या? अरे और आप छोड़ो, एसवाई कुरैशी के बंद करो विरोध में अपना बोल रहे हैं, प्रवचन, आप थोड़ा उनको एजेंट बात बोल करने रहे दो, हैं। तो बात हम करने क्यों नहीं दो। कह सकते कि सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट के कमीशन क्या, जो है वो सुप्रीम अंधी, कोर्ट गूंगी और बहरी सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट को ये कमीशन है। अधिकार क्या ये तो बनता हम है कह कि ही वो रहे चीफ ना, इलेक्शन फिर कमिश्नर के हम बारे में कहाँ डिसाइड गलत कह रहे करे? हैं? ये सुप्रीम जब कोर्ट के आप अधिकार क्षेत्र का किसी हिस्सा है को क्या? एजेंट कह सकते हैं, अरे तो आप अरे किसके मैं तो एजेंट कह हैं? रहा आप हूं भी कि तो अरे भारतीय आप जनता तो पार्टी दलाल के एजेंट है अपॉइंट ना, करते थे, आप भी तो कांग्रेस आरएसएस के पार्टी तो एजेंट है सुप्रीम ना। ईवीएम एक ऐसा मुद्दा बन चुका है आज की तारीख में कि हारने के बाद पार्टी उस पर सवाल उठाने लगती है। कांग्रेस को इतने सवाल पूछे गए कि भाई जो सवाल वो उठा रहे हैं उसके जवाब महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल और जवाब भी खत्म नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर अब वंस फॉर ऑल एक कोई निशाना साधना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अगुवाई इस पे करनी पड़ेगी, उनको भी आके कुछ बताना पड़ेगा कि भाई आखिरकार ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। लेकिन ये मामला इसी तरीके से फिलहाल चलता रहेगा।